चलो, तो कक्षा 8 और चैप्टर भी 8, और चैप्टर कौन सा अपना? जन जागरण के बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में, जिसमें सबसे पहले भूदान आंदोलन। यहाँ देखिए, भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया। कहाँ से? तो तेलंगाना से शुरू हुआ। तेलंगाना में कहाँ से? तिरुचिरापल्ली गांव है, वहां पर विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। ये प्रश्न खूब आया हुआ है एग्जाम में, खूब आता है ये। ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करना। भाई, किसी के पास 100 बीघा जमीन है और किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, तो इसको क्या करना था? दूर करना था, असमानता है। तो इस विनोबा भावे ने क्या किया कि भाई, जैसे मानो मेरे 100 बीघा जमीन है, तो मुझे मोटिवेट करेंगे कि आप थोड़ी जमीन जो है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको दे दो। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले खुद ही दिया ऐसा, फिर और लोगों को बताया इसने। देखिए, विनोबा भावे ने भूस्वामियों को उसकी कुल संपत्ति का छठा हिस्सा, कौन सा हिस्सा भाई? छठा भाग दे दो, आपके पास जितना भी है उसका, देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला, मतलब बहुत से लोगों ने लोगों को दिया। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों को बांटने में किया गया। मतलब देश में जितनी भी है उसका 1/3 ऐसा दिया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के, यहाँ से अपने राजस्थान के लिए प्रश्न बनता है, राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। राजस्थान में कहाँ से? नागौर से। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 पारित किया। डायरेक्ट उठा के कभी आ जाएगा ना प्रश्न, कर ही नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ से आ जाए कि राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम कब किया? तो 1971 में। और अपने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो क्या कहोगे? नागौर से। ठीक है। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तान में सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक और आर्थिक शक्तियों का उदय व विकास के कारण राज्य भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हो गई। आजकल जैसे मानो आप भी तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप, उम्मीद है कि तुम तो कृषि वर्षि करोगे भाई, अधिकांश आप खेती से संबंधित हो, लेकिन तुम्हारा कोई इच्छा नहीं है कि अपन खेती बाड़ी करें, कोई नौकरी पैसा, कोई उद्योग या कोई दुकान ये चलाएं, क्योंकि आजकल कृषि में उतना बेनिफिट नहीं है जितना होना चाहिए। तो फिर भी कृषि भूदान व किसान, कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को रास्ता शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की गई है। अपने राजस्व मंडल की स्थापना इसलिए की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब का है? 1955 का है। और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब का है? तो भू राजस्व 1956 का अधिनियम है। चलिए, अस्पृश्यता उन्मूलन। अपन संविधान के अनुच्छेद 17, अभी अपन ने मूल अधिकार पढ़े हैं ना, अनुच्छेद 17 के में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इन्होंने लागू किया। फिर राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। अपने क्या किया है? प्रभावशाली रूप से लागू किया है इसको। इसी के तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, 1989 को इस सख्ती से लागू कर रखा है। पहले मतलब अधिनियम बनाया 55 में, उसमें व्यापक सुधार करके 1989 में लागू किया गया। इसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़े
वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चों आदि के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। अब महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। पंडित नेहरू ने कहा था, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हो। भाई महिलाओं की स्थिति कैसी है, उसी से पता चल जाएगा कि वो राष्ट्र कैसा है। ये नेहरू जी ने कहा है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.10% है, जो 1951 में मात्र 2 पॉइंट, मतलब 1951 में और थे 2.51 ही पढ़ी लिखी थी, अब थोड़ी सी बढ़ी है और 52 पॉइंट, अगर इसको मैं मिटा दो लगभग उतनी हो रही है। देखो थोड़ा सा बीच में पॉइंट नहीं, पॉइंट कहाँ लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो 2.51 था, अब कितना हो रहा है, 52.10 हो रहा है। अब महिला आयोग है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। राज्य महिला आयोग ने 15 मई को परिवार दिवस होता है ना, 15 मई को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र में जो भी हैं उन पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। टोटल कितने बता रखे हैं, 4। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष जो हैं अध्यक्ष का कार्यकाल है। अब है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर के एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। चलो जी, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस और एसआई, आरएस, मेंस, इनमें तो विशेष रूप से है ये। तो महिला घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, देखो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ये अधिनियम लागू किया 2005। यहाँ 2005 ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है अपने यहाँ। एक है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको कह रहे हैं सबला, सबलार, अबलार, ये किन के लिए यूज होता है भाई, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दे पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास है। ये योजना 11 से 18 वर्ष, ठीक है, 11 से 18 वर्ष के विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरियों के लिए संचालित। मतलब 11 साल से 18 साल की लड़कियों के लिए सबला योजना, या तो स्कूल में ड्रॉप आउट है या जो है वो स्कूल नहीं जा रही, तो उनके लिए है। ये खूब चर्चित अभियान है मोदी जी का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी अपने पानीपत से, पानीपत हरियाणा से। तो देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन की संयुक्त पहल है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 2005 में क्या हो गया, उसमें संशोधन हो गया। दहेज निषेध 1961 मई वाला है ना,
फिर बाल विवाह निषेध 1925, संशोधन 1986 और 2006 में। तो बाल संरक्षण अधिनियम 1925, संशोधन 86 और संशोधन 2006 में। अब यहाँ है मतदान। तो देखो एक होता है ईवीएम, कई बार पूछ लिया जाता है पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये पूरा नाम है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। अधिकतम यहाँ कितना बताया है, 16 उम्मीदवारों को। इनमें से अंतिम आजकल किसका होता है, नोटों का होता है। मतलब आप जैसे मानो उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें से आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या यूज कर सकते हो, नोटों का यूज कर सकते हो कि साहब हमें अच्छा नहीं लगता आदमी। नोटा क्या है इसके बारे में दिया है। चुनाव में खड़े उम्मीदवार में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता तो अंतिम नोटा नॉन ऑफ द एबू बटन दबा करके ये सुनिश्चित कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, पिछली बार इंदौर वगैरह में हुआ था कि साहब हमें कोई पसंद नहीं है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया था उसमें, तो ऐसा हो जाता है। मतलब जितना जीत का अंतर था उससे कहीं अधिक तो नोटों का यूज किया है। तो प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो कौन है, कलेक्टर। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है भाई। जिला मत जो केंद्र है उसके लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको अपन बोलते हैं, वो कलेक्टर साहब होते हैं। मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी होता है। एक कौन होता है, मैं जब पंचायती राज पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ मैं शपथ दिलवाया उसने, तो वो पीठासीन अधिकारी। अन्य मतदान अधिकारी होते हैं बाकी। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में मिलान किया जाता है। सबसे पहले हाँ भाई नाथू जी, नाथू जी हाँ नाथू जी लगाओ से, चलो मत नाथू जी माई, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ पर, देखो ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होते कभी आ जाते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्या किया जाता है, अपने अमिट स्याही लगाते हैं ना, और सिल्वर नाइट्रेट होती है क्या, तो वो लगाते हैं अंगुली पर। अपने ऐसे पूछने की कोशिश करते हुए दोबारा देंगे तो वो बाएं हाथ की अंगुली पर लगाते हैं। दूसरा काम हो गया। फिर है मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर के बाद, फिर हस्ताक्षर करने पड़ते अपन को। करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए केबिन में प्रवेश करता है। एक केबिन बनाया जाता है ताकि आपने किसको वोट दिया है ना, किसी को पता नहीं चले। इसके लिए क्या होता है, केबिन होता है। वहां ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डाल सकते हैं, गुप्त रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी, वो एक पर्ची और होती है ना जिसमें आपको 7 सेकंड के लिए क्या दिखाई देता है, आपका नाम, वो आपने जिस उम्मीदवार को दिया उसका नाम दिखाई देता है। जैसे मानो मोदी जी को दिया है तो मोदी जी दिखे, भाई मोदी को आपने वोट दिया है। देखो ये यहाँ बता रखा है ऐसे। वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक प्रिंटर युक्त है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं और कितने सेकंड, 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देगा। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स जो होता है उसमें चली जाती है और पीप की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ऐसा आप लोगों ने मतदान में देखा होगा, भाग लिया होगा, उसमें होता है ये। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप, ये अभियान चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया था ये। तो मतदाता नागरिकों निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण करने और सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कहते हैं।
इसके मुख्य उद्देश्य दिया है सूचित मतदान, निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और सूचित मतदान मतलब जागरूकता के साथ मतदान, लोगों को जागरूक किया जाता है। कुल मिला के बात यह है। चलो अब है सूचना का अधिकार। क्या है देखो इसमें, राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडोंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी संबंधी सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान, रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। ठीक है भाई, हमारी कितनी हाजिरी है, क्या है, सारी सूची दो में। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में, ठीक है, कहाँ मतलब ब्यावर में हुआ था, बाद में तो मतलब मेन आंदोलन अपने ब्यावर में होता है चांद गेट पे, लेकिन ये मजदूर दल वास्तव में स्टार्ट कहाँ होती है, भीम तहसील में होता है, राजसमंद में, है ना। कौन सा गांव है, देवडोंगरी। अपना तो डोंगरी जैसे डोंगरी है, जैसे देवडोंगरी है। तो राजस्थान में सन 2000 में क्या हुआ है, राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया। अपना एक कानून बना दिया, कब, 2000 को। धीरे धीरे सूचना का अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेता है और राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। ये कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कदम के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद है ना, ये कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, पूरे भारत में लागू हो गया था। अब निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है। तो शिक्षा को सफल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ये अधिनियम सन 2009 में बनाया। इस तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू होता है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। कैसे शिक्षा देते हैं, निःशुल्क फोकट में अनिवार्य शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा होती है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश ले सकता है, एज के हिसाब से प्रवेश है। निजी स्कूल में कमजोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण है, इस अधिनियम की धारा 12 में है वैसे ये, और आरक्षित होगा, इसके बदले उनको सरकार राशि देती है। ठीक है, ये अधिनियम बताऊं 2009 का है, और ये भारत में कब लागू होता है तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2011 को, नहीं 2010 को। अच्छा, राजस्थान में जो नियम बना था वो 2011 का था, और वो कब लागू होता है, वो होता है 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया है। अब आ जाइए बाल अधिकार। 20 नवंबर 1889 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता पारित किया गया था। कौन सा समझौता पारित हुआ है, बाल अधिकार समझौता पारित हुआ। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों को नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में, विश्व में 1989 में हो गया, लेकिन भारत इस पर हस्ताक्षर कब कर रहा है, 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता। याद रखना, ये हर जगह नहीं मिलेगा ये प्रश्न, एकदम बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। बच्चों को कितने अधिकार दिए गए, 4। एक तो उनको जीने का अधिकार हो, ऐसे नहीं बेचारे गर्म में मार डाला, जीने का अधिकार हो। अब जिया है तो उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए, बाद में तो सुरक्षा भी होना चाहिए। अब सुरक्षा होगी तो बेचारे का विकास तो होने दो, तो विकास हो जाएगा, और उसकी भी तो सहभागिता होनी चाहिए, तो सहभागिता। ये 4 शब्द ध्यान में रखना, जीना, सुरक्षा, विकास, सहभागिता। कौन कौन से हैं, जीना, सुरक्षा, विकास और सहभागिता, ये 4 शब्द हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है
राज्य में कठिनाई से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन नंबर है, टोल फ्री नंबर। ये ओरिजिनल किताब थी ना 8वीं, किसके पास थी? कल देखे थे मैंने इसके पास। उसमें पीछे आपको जरूर 100% ऐसे टोल फ्री नंबर मिलेंगे। पीछे की तरफ होता है, पीछे का मतलब अंदर वाले पृष्ठ की तरफ ऐसे हेल्पलाइन नंबर होते हैं। इसमें आप लोगों के लिए होते हैं नंबर, विशेष रूप से छोटे बच्चे, लड़कियों के लिए होते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, आप घर नहीं बता सकते, है ना, तो किसी को नहीं कह सकते, ये नंबर लगाओ आप, एकदम टोल फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे, आप लगाओ और जो बातें हैं वो आप बता दो कि क्या आप कैसे दुखी हो। ऐसे नहीं कि पापा बैलेंस नहीं करवाते इसलिए दुखी हो है ना, ऐसी कोई बात हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी। तो 1098 नंबर है, मिल गया क्या? ये तुम तो आज तक पढ़ के आ गया, ऐसा सुना ही नहीं है तुम्हें तो कभी खोल के देखा किताब को? हाँ, इसमें विशेष रूप से आती है ये चीजें, अनिवार्य है, सरकार का निर्देश होता है किताबों में होना चाहिए नंबर। शायद अपन ने भी बाहर लगा रखा है ये नंबर, बाहर लगा रखा है। अभी कभी मेरे से कोई दिक्कत हो तो तुम उस नंबर पे फोन करो कि साहब हाँ ये गुरुजी है ना एकदम के ऐसे कुछ है तो कर देना, लेकिन है ना। चलो अब आ जाओ तुम, अगर वहां नहीं पाठ पढ़ी तो देखो तुम्हारे लिए एक और यहाँ भी है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्या है? राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019, देखो ये खूब चर्चा में रहता है तो ये तारीख याद कर लो, है ना, सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों, गहलोत जी का है ये, गहलोत थे ना हमारे सीएम अशोक गहलोत, उनके समय के शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किए गए। इस पर कोई भी विद्यार्थी कार्यालय में उपस्थित हुए बिना, कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, बिना ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्र पर निःशुल्क रूप से शिकायतें दर्ज कराना सुनिश्चित किया गया है। और सिटीजन कॉल सेंटर 181 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। अभी 2 दिन पहले अखबार में था, 71% जो है लोग संतुष्ट है इससे, 71% लोग हैं वो संतुष्ट है इस पर जो शिकायत करते हैं उनमें। ठीक है, तो ये नया डेटा है करंट अफेयर के हिसाब से, इस पर तुरंत सुनवाई होती है। कई बार तो सीएम खुद बात करता है। जो ये 71% बता रहा हूँ कब आया, जब सीएस ने बात की थी, सीएस मतलब मुख्य सचिव हैं, क्या नाम है, श्रीनिवासन, तो उन्होंने बात की थी तब ये डेटा आए हैं कि ऐसे ऐसे हमारे इतने लोग संतुष्ट है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, ये एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा को साइबर अपराध से बचाने, सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। और कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग जो हैं इसमें काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रकार आप जानते हो ना, साइबर सुरक्षा हो जाए कितने नंबर पे कॉल करोगे? ये भी नंबर बाहर लगे हुए हैं, 1930 नंबर पर आप आराम से कॉल कर लो भाई। अब देखो इसके प्रकार कौन कौन से, कैसे कैसे साइबर हमले हो रहे हैं आजकल। ये आपके कोई एग्जाम है, कंप्यूटर भी जिसमें आता है उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे आप सीटी वगैरह देखो तो उसके लिए यूजफुल है ये। रेनसमवेयर, क्या नाम है? रेनसमवेयर क्या है? ये एक तरह का वायरस होता है। तो कई बार तो ये आ जाता है, वहां लिखा हुआ जाएगा कि रेन समवेयर क्या है, तो वहां अलग अलग ऑप्शन आएंगे, सही ऑप्शन होगा कि एक प्रकार का वायरस है ये, जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम पर में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है, तब उसके सिस्टम को छोड़ता है। इसमें क्या होता है, हैक कर लेते हैं, जिसको अपन हैक के नाम जानते हैं। जैसे मानो मेरे वाला कंप्यूटर हैक कर लिया, अब इसमें मानो खूब सारी डेटा है, खूब सारी फाइलें हैं, हो कहेगा अच्छा मेरे पास एक्सेस खत्म हो जाएगा, वो क्या कर देगा, वहीं से लॉक कर देगा, उनको खुलेगी नहीं मेरे से। फिर वहां से कॉल आएंगे, वो कहेगा
कि आपकी इतनी इतनी इसमें फाइलें हैं, वहाँ है, तेरे को क्या पता, मेरा सब कुछ मेरे पास है, डिलीट करूँगा। मैं कह रहा भाई डिलीट मत कर यार, बड़ी मेहनत से बनाया है। वो कहा ठीक है 1 लाख रुपए दे, नहीं करूँगा। अगर तूने 1 लाख नहीं दिया तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। फिर मजबूर होकर 1 लाख देना पड़ेगा और वो फिर एक्सेस वापस मुझे देगा। या कई बार इससे भी ज़्यादा कहता है नहीं 50,000 और डाल फिर कहला 20,000 और डाल। चलो एक है मालवेयर, कंप्यूटर की किसी भी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, टॉर्जन आदि। एक होता है साइबर धोखाधड़ी, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनकी निजी डेटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग और स्पोन्सिंग के उसके उदाहरण हैं। साइबर धोखाधड़ी आजकल यही हो रही है ज़्यादा, कहेगा आप लोन ले लो और आपका ये वो, इस लिंक पर क्लिक करो और, है ना, और फिर फंसते जाते हैं लोग बाग। इसमें दिया है फिशिंग क्या होता है, जैसे धोखाधड़ी में दिया है फिशिंग क्या है। तो देखिए ये एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थाओं के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डेटा चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनकी जानकारी होती है। मतलब बैंक के नाम से आ जाते हैं ना, कई बार अपन क्लिक कर लेते हैं बैंक का ही है। कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। आप सोच लो भाई अब मेरे लिए यूजफुल ये चीज़ नहीं है, मैं बेकार में कहीं को परेशान हो रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर भी आप देखोगे शायद 2 से 4 हज़ार मैसेज ऐसे होंगे जो मैंने रीच नहीं किए हैं। मैं नाम देखता हूँ भाई, हाँ ये स्टूडेंट परिचित है तो मैं खोल लेता हूँ, बाकी लिंक अननोन नंबर का लिंक भी नहीं खोलता। कई बार स्टूडेंट मेरे को डालते हैं ना ऐसे भाई सर इसका आंसर क्या होगा, अननोन है तो मैं क्लिक नहीं करता। कई बार शादी का कार्ड आता है, अननोन नंबर से आया, मैं शादी का कार्ड पर क्लिक नहीं करता। हाँ अगला फोन कहे कि मैं सर वो फलाना बोल रहा हूँ, वो कार्ड आया है और अभी मैंने सेंड किया तो मैं खोल लेता हूँ। तो मेरा कोई स्टूडेंट वो, अच्छा फिर वो याद और दिलाए मैं कौन से बैच में था, कब पढ़ा था, किसकी तैयारी की थी। मुझे लगता है कि हाँ वही है स्टूडेंट को मैं, आप जानते हो जितने भी आप रहते हो, चाहे 1,000 भी होते तो मैं 1,000 को भी जानता ये अपना स्टूडेंट है। तो फिर ही मैं खोलता हूँ, खोलता नहीं हूँ। वरना बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कार्ड आता है ब्याह का और उसको दबाया और पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। आजकल ऐसे बहुत धोखाधड़ी होती है। अपन चिमकन थोड़ी यार भाई, आया है तो जाना ही पड़ेगा। तो आप भी ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि अपने पास जितना डेटा होता है वो सारे उनके पास चले जाते हैं। एक है इस स्पूफिंग है, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से ये कुछ शब्दावली है, वो ध्यान में रखिएगा। अब आ जाओ सुरक्षा के उपाय, क्या उपाय करने हैं। आप साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर उसमें चेंज कर लें। अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवे। आप मुझे फ़ोन करो 9 नंबर से, कहाँ हो सर, मैं कभी बताऊंगा नहीं कहाँ हूँ, उनको बताओ हम आपके दिल में रहते हैं। हमारा ये डायलॉग होता है मेरा ही डायलॉग है, कोई पूछ के देख लेगा, हाँ बताओ हम पता ही ऐसी जगह बताते हैं तो बताता ही नहीं हूँ मैं कहाँ हूँ। तो आप भी मत बताया करो कोई जानकारी तो। मैंने कल परसों बता रहा था ना भाई, मेरे मकान वाले के बारे में पूछा, उसके बारे में मैंने ढंग से नहीं बताया कोई कैसे बता सकता है ऐसे, हो सकता है कोई जालसाजी हो। एटीएम व बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल बैंक को देनी चाहिए। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए। कितने नंबर पे करवानी है, 1930 नंबरों पर। चलो जी, अब नोटा क्या है, इसमें से कोई नहीं, ऊपर पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया।
वीवीपी, वीवीपीएटी क्या है, तो वे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप क्या है, तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता, ये अपन पढ़ चुके हैं। चलो अब बताओ, यहाँ आपके लिए प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? 65-46, 52-10, 55-12 या 55-10? तो अपन ने क्या पढ़ा था? 52-10 पढ़ा पीछे। फिर है भूदान आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ अपन ने पढ़ा विनोबा भावे, तेलंगाना से चलाया गया था, अप्रैल 1951 में चलाया गया था। अच्छा, एक जवाहरलाल नेहरू ने तो क्या कहा था कि स्त्रियों की स्थिति देखकर देश की स्थिति बताई जा सकती है कि उस देश की स्थिति कैसी है। तो ये तो जानते ही हो भी, ये वीवीपीएटी मिला लो वोटर वाले में, ईवीएम मिला लो, तो ईवीएम मिला लो कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। नोटा जो है मिला लो इनमें से कोई नहीं। किसान वाला मिला लो तो, और ये बाल संरक्षण वाला मिला लो संयुक्त राष्ट्र संघ 1989, भारत में 1992 92 हस्ताक्षर किए ना हमने। ठीक है, तो ये एक चैप्टर आपका पूरा, और अब आ गए हैं अपन किसमें? ग्रामीण विकास में। चलो अब ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्राम और शहर के बारे में, मतलब आप पंचायती राज वगैरह जो नगर पालिका चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ोगे। तो देखो ग्रामीण प्रशासन में क्या दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश ने 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज को अपनाया है। मतलब पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में किस में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और त्रिस्तरीय ढांचा है। ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। और 29 क्या है उसमें? इसमें टोटल जो है वो दिए गए हैं, विषय आपके दिए गए हैं या कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये 4-5% दिख रहे हैं, चारों पांचों आए हुए हैं। अब पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है वो कैसी क्या है देखो। जिला परिषद होता है एक पंचायत समिति होता है और एक ग्राम पंचायत होता है। अब जिला परिषद में तो जिला प्रमुख होगा और जो सरकारी अधिकारी होगा या प्रशासनिक जो अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी, वो होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। पंचायत समिति है तो उसका मुखिया प्रधान होगा और जो प्रशासनिक अधिकारी होगा खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। एक तो होता है वीडियो, वो तो है ये ग्राम विकास अधिकारी, और एक होता है बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है और सरकारी अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी, या आप वीडियो की तैयारी करते हो वो होता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात इतनी याद करने वाली वो नहीं है। आप किसी भी किताब में पढ़ोगे सब में कॉमन चीजें होती है इसमें। अब यहाँ क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई, ये कई बार आता है। लोकतंत्र की पहली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, जो वार्डों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनती है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, मोस्ट है ये। और पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पहले हटा सकते हैं। तो अविश्वास द्वारा हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत
में सचिव का कार्य सरकारी कागजों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्यवाही लिखना है, और ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठक, मतलब 15 दिन में एक बार, 1 महीने की 2 मीटिंग हो गई। ऐसी मीटिंग होना जरूरी है। अब आ जाइए पंचायत समिति में क्या है। तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। भाई पंचायत समिति ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, बीच में मीडिएटेड का काम करती है, वो पंचायत समिति करती है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे छोटे विकास खंडों में विभाजित किया गया है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान उप प्रधान का चुनाव करते हैं। फिर इनके सदस्य होते हैं ना, वही क्या बनाते हैं, प्रधान और उप प्रधान बनाते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। इस पंचायत में जितने भी सरपंच आएंगे पंचायत समिति में, वो सारे होंगे। पंचायत समिति सदस्यों के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। न्यूनतम पंचायत समिति के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष। पंचायती राज में तो 21 ही होती है उम्र तो। सब में पंचायती राज में 21 साल ही होती है, ये शायद गलती से दिया है इसने, 21 ही होती है भाई इसमें। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। अपन कह रहे थे ना जिसको बीडीओ। और पंचायत समिति के सदस्यों का कार्य कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। अब आ जाइए जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर पर संस्था जिला परिषद होती है, मतलब जिले की शीर्ष संस्था है पंचायती राज के स्तर में। जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनाएगी। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक वार्ड बनाया जाएगा। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होकर आएगा। उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा उसका निर्वाचन किया जाएगा। ये सदस्य हैं जिला परिषद के सदस्य कहलाएंगे। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले में पंचायत समितियों के प्रधान और जिला से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। मतलब यहाँ कौन कौन होने, जैसे पंचायत समिति का प्रधान भी हो गया, विधानसभा अध्यक्ष भी, विधानसभा सदस्य भी हो गया, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये सभी क्या होते हैं इसके सदस्य। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। मतलब जिला परिषद के सदस्य हैं वही जिला प्रमुख बनाएंगे, वही जिला उप प्रमुख बनाएंगे। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको अपन बोलते हैं सीईओ होता है। जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो जिले का तो जिला परिषद के पास होगा। एक ग्राम सभा होती है अपनी। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। जो अपनी ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज की क्या होती है, आधारभूत संस्था होती है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा होती है उसकी एक। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। उसके सदस्य कौन होंगे, सभी मतदाता। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना उनका अधिकार है। ग्राम सभा की बैठक में सारे लोग भाग लेंगे, अधिकार है और कर्तव्य भी है। ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं, आजकल ऐसे आ रहे हैं। तो उसका अधिकार है, कर्तव्य दोनों है। अपन ग्राम सभा के सदस्य हैं, अपन वोट डालते हैं गांव में, अपना अधिकार भी है और अपना ड्यूटीज भी है। फिर आज एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्येक प्रजातंत्र का, मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या है, उदाहरण है। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में, हर 3 माह में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है ना। क्या करेंगे, एक बैठक तो बुलाएंगे। ये आमतौर पर कब होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर
विशेष रूप से हो गई। भाई आपकी 4 हो गई एक साल में अनिवार्य, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। भाई गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जी की जयंती के अवसर पर। और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठक बुला सकता है। 4 तो जरूरी है एक साल की बुलाना, है ना, क्योंकि कह दिया ना 3 महीने में एक अनिवार्य बैठक होती है। वैसे तो 1 महीने में 2 बैठक बुलाई जाती है ग्राम इसकी पंचायत की। एक एक ग्राम न्यायालय अपना। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले ग्राम न्यायालय यूपी में। तो अपने एक्ट बना 2008 में। अच्छा क्वेश्चन है, बस्सी वाला तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर के बस्सी में खोला गया। हाँ, बस्सी में। इंपॉर्टेंट है, 2011 में खुल गया था। ये 8 का तो नियम है, 2011 में जाके खुला था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ग्राम न्यायालय में नियुक्ति जो न्यायाधीशों की होगी वो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो उच्च न्यायालय के परामर्श से। अब है शहरी स्वशासन, मतलब शहर का मतलब आपके जो नगर पालिका वगैरह है ना, नगर परिषद है, उनमें क्या है, देखो क्या है। शहरी शासन के भी 3 रूप होते हैं, एक नगर निगम, एक नगर परिषद, एक नगर पालिका। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो वहां क्या होगी, नगर निगम। और देखो सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा, सालाना आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाएगा। तो 5 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ सालाना आय। जिन शहरों की जनसंख्या 1 से ज्यादा लेकिन 5 से कम हो, अर्थात मैं कहूँ 1 से 5 लाख, भाई यहाँ तो नगर निगम हो गया अपना, नगर निगम। तो जनसंख्या तो कितनी हो गई, 5 लाख, और आय होगी 1 करोड़। यहाँ कह रहा है अब 1 से 5 लाख के बीच में हो तो वहां नगर परिषद की स्थापना होगी। क्या बनेगा यहाँ, नगर परिषद। फिर वे शहर जनसंख्या 15,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच में हो, कई जगह 20,000 से मिलती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो 15,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या हो वहां बनाया जाता है नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड बनाते हैं, ये बात है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि 50% किया गया था लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस तरह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अपने नगर पालिका के एक्ट में सारी बातें पड़ी है ऐसी। ये आरक्षण व्यवस्था ये आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया गया जाता है। इन वर्गों के साथ हिस्सेदारी के साथ इनका प्रतिनिधित्व भी होता है। ठीक है, चलो प्रश्न बताओ। नगरीय स्वशासन की इकाई है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, या उपयुक्त सभी है। तो नगर में तो उपयुक्त सभी है ये। फिर है हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, 76वां, 71वां, 74वां या 73वां। तो 73वां। अगर यहाँ पर पंचायती राज के जगह शहरी निकाय होता तो क्या होता, तो 74 हो जाता। नगर निगम बोर्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है, नगर निगम में क्या कहलाता है, महापौर, मेयर। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, सभापति कहेंगे। यहाँ मिलाने वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, देखे। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा, सरपंच। जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाएगा, जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाएगा, खंड विकास अधिकारी। और पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा। इस प्रकार से जो है वो क्या है,
आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अब कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति, अध्याय नंबर 10। अपन पेज नंबर पे आ गए हैं 63। कल पूरा हो जाएगा आराम से। कल आपकी कक्षा 8 कंप्लीट हो जाएगी आराम से, समय रहते हो जाएगी कल, है ना। और बताओ।